नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कोई ईडी से भाग रहा है तो कोई ईडी के सवालों से कांप रहा है। तो कुछ एक लोग ये विमर्श गढ़ने में लगे हुए हैं कि पीएमएलए के तहत जो अधिकार ईडी को मिले हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है। जाहिर है ये तमाम चीजें होंगी क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अब चंद महीने दूर है। तो स्वाभाविक है कि सबको सियासी रण में उतरना है। भाजपा ने तो एक विमर्श गढ़ दिया है कि साहब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो विपक्ष जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है और जिसके ऊपर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है उसको भी कुछ नरेशन बनाना पड़ेगा। अब अगर नरेशन नहीं बनाएंगे तो चुनाव में औंधे गिर जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि साहब देखिए ईडी जो है हमको परेशान कर रही है और ये दरअसल जो सरकार है भाजपा की उसका राजनीतिक टूल बन गई है। इस कारण जो है कभी हमारे घर पहुंच जाती है, कभी हमको बुला लेती है, घंटों हमसे पूछताछ करती है, नहीं होता तो जेल में डाल देती है। यानी वो ये विमर्श गढ़ रहे हैं कि साहब हमने कोई भ्रष्टाचार किया नहीं, हमको नाहक फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अब ये जो तमाम चीजें चल रही हैं इस बीच बिहार और झारखंड के सियासी हलकों में हलचल बहुत बढ़ गई है। झारखंड में क्या होगा इसे लेकर बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन उस पर हम लोग आएंगे। उससे पहले बिहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि लालू कुनबे पर शिकंजा बहुत कस गया है। ईडी ने अभी पहले जो है पूछताछ की लालू प्रसाद यादव से, और तेजस्वी यादव से जो पूछताछ हुई उसमें जो सवाल है वो दरअसल विपक्ष के उस नैरेटिव को ध्वस्त करते हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। यह क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप सवाल सुनिए। सवाल क्या है? परिवर्तन निदेशालय के करीब 12 अधिकारी तेजस्वी यादव से 60 सवालों की लिस्ट लेकर पूछताछ कर रहे थे। इन सवालों के फहरिस्त में सबसे अहम सवाल ये कि तेजस्वी यादव से पूछा गया कि इतनी कम उम्र में ही कंपनी बनाने का आइडिया कहां से आया। ईडी के अधिकारियों ने यह भी पूछा कि तब आप नाबालिग थे, ऐसे में करोड़ों रुपए कमा लेने वाली कंपनी बनाने की कल्पना कैसे हुई। अधिकारियों ने यह भी पूछा कि यह कंपनी कब बनी, इस कंपनी के बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, चूंकि भैया नाबालिग थे अब बताइए क्या क्या किया। फिर अधिकारियों ने उनसे पूछा कि कंपनी 4 करोड़ रुपए की बनाई गई तो उसके कुछ वर्षों बाद ही इस कंपनी से करोड़ों का ट्रांजैक्शन कैसे होने लगा। अधिकारियों ने कंपनी के आमदनी और खर्च की भी जानकारी मांगी। कंपनी क्या करती है इसके बारे में अधिकारियों ने डिटेल में पूछताछ की। अब आप बताइए कि यह स्थिति है कि आप नाबालिग थे तभी कंपनी बन गई। अब बताइए आपको आइडिया कहां से आया। भाई ठीक है, आप स्टार्टअप में बड़ा भरोसा लगते हैं, हालांकि जब का ये मामला है तब स्टार्टअप आया भी नहीं था। यानी इस तरह की चीजें भारत में, चूंकि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सब स्टार्टअप वगैरह शुरू हुआ। अब आप देखिए जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो राजद संदेह के घेरे में खड़ी हो जाती है। और जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, तब ये जो सवाल है वो सवाल बड़ा समाचीन हो जाता है कि अच्छा चलिए ठीक है, आपको परेशान तो किया जा रहा है, लेकिन ये तो बता दीजिए साहब कि जब ये कंपनी बनी तो आप नाबालिग थे, और जब इतना जबरदस्त आइडिया आपके दिमाग में था तो 15 साल सरकार रही वहां पर लालू प्रसाद यादव की, राजद की, तो उन 15 सालों में ढेर सारे स्टार्टअप बिहार में शुरू हो जाने चाहिए थे, बिहार से पलायन होना ही नहीं चाहिए था। तो दरअसल ये जो सवाल हैं ये सवाल बता रहे हैं कि क्या कुछ खेल हुआ है उस दौरान जब वहां राजद की सरकार होती थी और तब जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। लेकिन आप देखिए इससे बड़ा संकट झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने खड़ा हो गया है। वो इस्तीफा देंगे, उनकी सरकार गिरेगी, बचेगी, या बिहार ही झारखंड में दोहराया जाएगा। यानी बिहार में एनडीए आ गया तो क्या झारखंड में भी इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन तकरीबन 40 घंटे तो आप एक तरह से कहें कि लापता रहे, पता ही नहीं था वो कहां है। रविवार को वो दिल्ली पहुंचते हैं और सोमवार को उनके यहां ईडी जाती है, कार वगैरह जब्त करती है।
कोई 36 लाख के आसपास कैश भी बरामद होता है। उनका जो ड्राइवर है उससे पूछताछ भी की जाती है। ईडी शांति निकेतन जो दिल्ली में उनका आवास है वहां जाती है, झारखंड भवन जाती है, जहां वो दिल्ली में मिल सकते हैं वहां जाती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते हैं। बात राज्यपाल तक पहुंच जाती है। राज्यपाल डीजीपी को और सेक्रेटरी को बुलाते हैं कि ये पता करिए कहां है। यानी एक तरह से आप कहें कि संवैधानिक स्थिति वाला मसला खड़ा हो गया कि तो संवैधानिक संकट आ जाएगा, मुख्यमंत्री ही लापता है, अधिकारियों को पता ही नहीं है। फिर मुझे लगता है सोमवार को शाम के आसपास एक मेल आता है मुख्यमंत्री की तरफ से कि वो 31 जनवरी को ईडी से मुखातिब होंगे। अब आप देखिए कि 9-9, 10-10 सम्मन हो जाते हैं, लेकिन ईडी के 9 सम्मन संभवतः हुए, 10वें में कह रहे हैं कि हम ईडी को आए और ईडी हमसे पूछताछ करें। मामला जमीन के इधर उधर का है। अब उस इधर उधर में हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री वो किधर फंसे हैं वो तो बहरहाल ईडी ही जानती है। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं वो घंटों, और भी आप समझिए कि 30 घंटे 40 घंटे आपकी खोज खबर नहीं, अलर्ट पे डाल दिया गया था सारे हवाई अड्डों को कि वहां निगरानी पे कि भाई देखिए निकल रहे हो तो बताइए। कुछ लोगों ने कहा कि मालदीव चले गए। खैर दोपहर बाद ये खबर आती है कि वो बाई रोड यानी 1200 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने दिल्ली से रांची की तय की और वो दोपहर में वहां दिखाई देते हैं। 11 बजे का उनका कार्यक्रम रहता है, बापू का की पुण्यतिथि है तो उस पर श्रद्धांजलि वगैरह देने का, तो 11 बजे का समय रहता है और 1:30 बजे वो देने पहुंचते हैं। अब जब रोड से आ रहे हैं तो टाइम लगेगा। खैर वहां पहुंचे। फिर वहां पर जो राजनीतिक हलकों में हलचल रही वो इस बात को लेकर रही कि राज्यपाल से उन्होंने समय मांग रखा है, तो ये भी चर्चा है कि क्या वो इस्तीफा देंगे। फिर उनकी जो पत्नी है क्या वो मुख्यमंत्री बनी रहेंगी, यानी माफ करिएगा बनेंगी, बने है तो हेमंत सोरेन, तो अगर इनकी गिरफ्तारी की संभावना है तो जाहिर तौर पर ये किसी और को चुनेंगे। अब यहीं से दरअसल सवाल खड़ा होता है। अच्छा, जो विधायकों की आप ये कहें कि बैठक वगैरह बुलाई गई है और चर्चा यही है कि गुरुजी यानी जो इनके पिताजी हैं शिबू सोरेन वो तय करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी किसको गद्दी मिलेगी अगर हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं। वैसे कुछ एक लोग कह रहे हैं कि नहीं गिरफ्तारी की संभावना नहीं है, लेकिन अब देखिए ईडी क्या करेगी ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। और वैसे भी तब जब आप भागे भागे फिर रहे हो और ईडी को कोऑपरेट ना कर रहे हो तो फिर ईडी के पास कई ग्राउंड रहते हैं। अब अगर ऐसी परिस्थिति में जब ईडी गिरफ्तार करेगी तो सरकार कौन चलाएगा, तो बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की पत्नी है उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब यहीं से सवाल बड़ा हो चला है कि क्या उनके रहते हुए सरकार उसी तरह से चलेगी जैसे अभी तक हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही थी। क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा है ना कि ये बिहार का मॉडल आएगा, यानी जब लालू प्रसाद यादव जेल गए तो राबड़ी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन देखिए वो अलग दौर था, वो अलग समय था और लालू प्रसाद यादव बड़े नेता हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि वो सरकार वो चला लिए, लेकिन यहां तो गठबंधन की सरकार है। कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, टूट कर कहीं भाग ना जाए ये भी सवाल है। देखिए वहां 41 का स्ट्रेंथ चाहिए मेजॉरिटी के लिए, ठीक है। संभवतः 80 की जो है विधानसभा है, यानी 80 सीटें हैं, 80 हैं या 81 हैं, और 41 चाहिए मेजॉरिटी के लिए। भाजपा के पास 25 है और ये 3 सीटें संभवतः जो बाबूलाल मरांडी अभी इधर आ गए तो उनके पार्टी की थी, तो आप वो जोड़ लीजिए कि 25-3 ये हो गए 28 और 2 और हैं, तो ये हो गए 30, यानी कुल आप ये कहें कि 30 के आसपास हैं। इनको अभी 11 और चाहिए, तो क्या उसमें भी कुछ हेर फेर हो सकता है। चर्चा है कि कांग्रेस में भी कुछ हलचल है, मानी वहां झारखंड कांग्रेस के आप ये कहें कि वहां 16 विधायक हैं कांग्रेस के झारखंड में, तो क्या वहां भी कुछ ऊंच नीच हो सकता है। ये भी कई तरह की बातें हो रही हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये जो ईडी की धरपकड़ है इसने हलचल बहुत बढ़ा दी है।
आलम यह है कि बिहार में इस बात का डर है कि कहीं तेजस्वी यादव अंदर न चले जाएं या लालू प्रसाद यादव को दोबारा न भेज दिया जाए, क्योंकि अभी तो आप एक तरह से कहें वो बेल पर हैं, हेल्थ ग्राउंड पर। और इधर तेजस्वी यादव से जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल तो बड़े कठिन हैं, और जवाब नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है फंसना लाजमी है। और हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी के सामने आना है, और उन्होंने कहा भी है कि नहीं हम पेश होंगे। तो उधर भी तलवार लटकी हुई है, लेकिन बिहार की तलवार जो है वो आप कहें झारखंड में जो तलवार लटकी है उससे अलग है, क्योंकि यहां जो है सरकार जाने की भी बात हो सकती है, कहीं यहां जो है खेला ना हो जाए। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ होता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।